आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले एटम। एटम क्या होता है? तो एटम का बहुत सारा कंसेप्ट है। जैसे डाल्टन्स के अकॉर्डिंगली एटम इज a smallest particle of any substance or matter। ये डाल्टन्स कंसेप्ट था। इसके बाद एक नया साइंटिस्ट एवोगाड्रो लॉ आया। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ की। एवोगाड्रो लॉ ये बोलता है कि एटम किसी भी सबस्टांस का, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। बेसिकली एटम इनर्ट गैस को छोड़ के मोस्ट ऑफ एटम अनस्टेबल होता है और वो लोग जनरली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए डायरेक्ट वो लोग केमिकल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे तो बोलेंगे एटम इज a smallest particle of any substance or matter which cannot be exist in free state। ये सिंपल एटम का डिफिनीशन हुआ। अभी हम लोग एवोगाड्रो लॉ देख रहे थे। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सबस्टांस का, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कंबाइंड स्टेट में कब एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? जब एटम के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एटम स्टेबल होता है और ये एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जांपल जो है वो इनर्ट गैस, हीलियम एक्सेप्शन है। हीलियम को छोड़ देने पे जितना भी इनर्ट गैस है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये लोग फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि कंबाइंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 8। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वैसा एटम अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, और ये अगर अनस्टेबल है तो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कंबाइंड होकर नेचर में एग्जिस्ट करेगा। इसका एग्जांपल्स ऑल एटम एक्सेप्ट इनर्ट गैस। एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को छोड़ के जितने भी सारे एटम हैं नेचर में वो मेनली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम का ये दो स्टेट नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो मेनली ये लोग कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहां पे
ये एक सिंपल एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और एक आउटर रीजन में एक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है। तो ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हम लोग का न्यूट्रॉन है, और नेक्स्ट प्रोटॉन है। ये सारे पार्टिकल्स को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। इसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग का टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल का। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल का जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का लोकेशन क्या होता है, उस पर चार्ज कैसा होता है, उसका रिलेटिव मास क्या होता है, उसका एब्सोल्यूट मास क्या होता है, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ। तो ये सारी बात हम लोग करेंगे वन बाई वन करके। अभी हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो अब हम लोग का टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां पे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो है, इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं या E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का लोकेशन आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आउटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। इसके डिस्कवरर जो थे वो जे थॉमसन। तो इसका डिस्कवरी जे थॉमसन किए थे। इसका डिस्कवरी जो है वो बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक तरह का निगेटिव रेस है। ये निगेटिव रेस है और यहीं से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। कैथोड रेस को हम लोग देखेंगे, अगर इसका स्टडी करेंगे तो यहां पे ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहां से हम कैथोड रेज को पास करते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। कोई भी रेस है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे निगेटिवली चार्ज है। ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और इसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सिंपल वे में कैथोड रेज को बोला जाता है इट इज एक्सट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। बहुत सारा नेगेटिव पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वहां पे जो भी रेज का फॉर्मेशन होता है नेगेटिव रेज का, उसी को हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसके चार्ज की बात अगर हम लोग करें, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें,
एब्सोल्यूट चार्ज जिसको हम QE बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उस तरह से अगर हम लोग रिलेटिव मास की बात करें, रिलेटिव मास, तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मास जो होता है वो निग्लिजिबल होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट मास की। एब्सोल्यूट मास मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो ये दो डाटा, एब्सोल्यूट चार्ज और एब्सोल्यूट मास, न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, स्पेसिफिक चार्ज E/m। यहां पे हमारा एब्सोल्यूट चार्ज है और ये एब्सोल्यूट मास है, इसका जो रेशियो होता है उसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन का स्टडी कर रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन के बाद आइए हम लोग प्रोटॉन का स्टडी करते हैं। प्रोटॉन, सबसे पहले कैथोड एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होने से ये पता चला कि एटम के अंदर निगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इसके पहले ये भी पता था कि एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर जनरली किसी तरह का चार्ज नहीं रहता है। तो अगर एटम के ऊपर, एटम के अंदर निगेटिव पार्टिकल्स है, निगेटिव पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स का होना जरूरी है। तब प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा और पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। कैथोड एक्सपेरिमेंट को अगले तरह से डिफरेंट वे में उसको री किया गया, चेक किया गया, तो वहां से एक पॉजिटिव रेस का डिस्कवरी हुआ जिसको हम लोग एनोड रेस बोलते हैं, और उसी एनोड रेस एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन का जो सिंबल होता है वो हाइड्रोजन, इसको H11 भी बोलते हैं, H+, P फॉर प्रोटॉन, P+, इस तरह से केमिस्ट्री में प्रोटॉन को लिखा जाता है। प्रोटॉन का लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका डिस्कवरी बाय एनोड रेज। एनोड रेज एक तरह का पॉजिटिव रेज है। बाय एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका डिस्कवरी हुआ। ऐसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, इससे हम एनोड रेज को जब पास किए तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेज पॉजिटिवली चार्ज है। कोई भी पॉजिटिव कंपोनेंट नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव फील्ड के टुवर्ड्स मूव करता है, और इसके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और यहीं से प्रोटॉन का डिस्कवरी किया गया। तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है वो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से हुआ। इसके
डिस्कवरर जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था गोल्डस्टीन इसका डिस्कवरी किए थे। अब फिर हम बात करेंगे इसके मास की, इसके चार्ज की। तो अब हम लोग प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज देखते हैं। रिलेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। एब्सोल्यूट चार्ज, जिसको हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, केवल साइन वहां पे रिवर्स रहता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम था, तो प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे हम माइनस साइन यूज किए थे, यहां पे हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मास। तो ये इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। उस तरह से हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट मास मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन, इसका वैल्यू होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और स्पेसिफिक चार्ज, जिसको हम E/m लिखते हैं, तो यहां पे ये एब्सोल्यूट चार्ज है और ये एब्सोल्यूट मास है। इस दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ऐसे प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है, इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग गैस यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी स्पेसिफिक चार्ज फ्लैक्चुएट करता है, बट ऐसे हम लोग सिंपल वे में इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे नॉट कांस्टेंट। इट डिपेंड अपॉन nature of gas, used in the experiment। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोटॉन की। अब हम लोग का जो लास्ट इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है वो हम लोग का न्यूट्रॉन है। तो अब न्यूट्रॉन की बात हम लोग करेंगे। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं या N01 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन रहते हैं और इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी। तो इसका डिस्कवरी हुआ बाय रेडियो एक्टिविटी। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, जैसे सपोज करिए कि यूरेनियम। यहां से अल्फा, बीटा,
गामा रेज कॉन्टिन्यूसली निकलते रहता है। और ये एक एलिमेंट बेरिलियम था, बेरिलियम से अल्फा रेज स्ट्राइक किया, दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो यहीं से एक न्यू पार्टिकल्स जनरेट हुआ और उसी न्यू पार्टिकल्स को हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। एक्चुअल में उस न्यू पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, दैट मीन्स वो न्यू पार्टिकल न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने के कारण उसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। अगर इस दोनों के बीच का रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये अल्फा रेस को हम हीलियम के फॉर्म में लिखते हैं, हीलियम 2 4। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखें, हीलियम मीन्स अल्फा रेस प्लस बेरिलियम, यहां से हम लोग को कार्बन मिला C612 और एक X न्यू पार्टिकल्स मिला। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो नीचे में 2 + 4 6 है, यहाँ पे 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है, नीचे में अभी कुछ नहीं बचा इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे। और ऊपर में जब मास नंबर को कंटिन्यू ऐड करेंगे तो 4 + 9 13, यहाँ पे 12 आ चुका है इसलिए यहाँ पे 1 हुआ। तो इस तरह से ये नीचे वाला वैल्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और चार्ज यहाँ पे 0 है इसलिए ये पार्टिकल न्यूट्रल हुआ और इसी न्यूट्रल पार्टिकल को हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं, ये न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अल्फा बीटा रेज एलिमिनेट करते रहते हैं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली अल्फा बीटा रेज जनरेट होते रहते हैं और ये अल्फा रेज जब बेरिलियम से रिएक्शन किया, यहाँ से स्ट्राइक किया तो यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल का प्रोडक्शन हुआ और यहीं से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो इस तरह से न्यूट्रॉन यहाँ से जनरेट हुआ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन इसका रिलेटिव मास देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सिमिलर होता है। तो अभी हम लोग बात किए थे प्रोटॉन में कि उसका रिलेटिव मास इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो यहां पे भी हम लोग यही बात करेंगे, इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। फिर यहां पे एब्सोल्यूट मास की बात करेंगे। एब्सोल्यूट मास मींस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। अभी हम लोग 3 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस तीनों में सबसे ज़्यादा मास जो है वो न्यूट्रॉन का होता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। इसके बाद चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, इसलिए जो भी चार्ज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, सब 0 होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं रिलेटिव चार्ज की तो ये 0 है। अभी हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट चार्ज, ये भी 0। अगर हम लोग स्पेसिफिक चार्ज देखते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज भी 0। तो न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं रहता है, इसलिए हर एक चार्ज का कोई भी वैल्यू जो है वो हमेशा 0 ही होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल है जो कि जूनियर क्लास में स्टडी किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करेंगे।
अभी हमारा जो टॉपिक है वो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए सबसे पहले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, या हम लोग इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऐसे। तो हम लोग पहले इसका स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला एटम्स के बारे में, और इसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद अपना एटॉमिक मॉडल्स दिए, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो पहले यहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और इसके बाद एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। यहां पे रदरफोर्ड गोल्ड का यूज किए थे। गोल्ड के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि गोल्ड हाईली मैलिएबल है, हाईली मैलिएबल है, और गोल्ड हाईली डक्टाइल है, हाईली डक्टाइल। ये दो स्पेशल प्रॉपर्टी है गोल्ड का। गोल्ड को अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तो कंटिन्यू फैलते जाएगा, बट वो ब्रेक नहीं होता है, और इसको इसलिए हम डक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेरी वेरी थिन वायर्स में ये इसलिए कन्वर्ट हो सकता है। ये दो स्पेशल प्रॉपर्टी था गोल्ड का, इसीलिए रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने एटॉमिक एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का यूज किए थे। तो सबसे पहले हम लोग अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं यहां पे। अब हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद इनका एटॉमिक मॉडल देखेंगे। यहां पे बात हम लोग करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये हम लोग का गोल्ड है, गोल्ड एटम, और इससे अल्फा रेस को हम लोग पास कर रहे हैं। जब अल्फा रेज पास होता है गोल्ड फॉयल से, तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली एटम का स्टडी किया जाता है। ये सारे स्ट्रेट लाइन अल्फा रेज हैं। अल्फा रेज कॉन्टिन्यूसली गोल्ड फाइल से पास कर रहा है,
यहाँ पे इस डायग्राम में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा रेज दिखाई दे रहे हैं। जो अल्फा रेज स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं उसका नाम ए है। जो अल्फा रेज सर्टेन एंगल पे डेविएट कर गए उसका नाम बी है। और जो अल्फा रेज सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक कर गए उसका नाम सी है। पहले हम लोग अल्फा रेज के बारे में समझेंगे। तो अल्फा रेज एक तरह का पॉजिटिव रेज है। अगर अल्फा रेज कहीं से भी पास कर रहा है और उसके रास्ते में अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स आ रहा है तो अल्फा रेज भी पॉजिटिव और जो रास्ते में पार्टिकल्स मिला वो भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्सन हो सकता है। अगर रिपल्सन होगा तो अल्फा रेज का पाथ डाइवर्ट कर जाएगा, वो सर्टेन एंगल पे डेविएट कर जाएगा। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है इसको हम लोग दिमाग में रख के और इसका स्टडी करेंगे हम लोग। तो अल्फा रेज, ये सारे जितने भी लाइंस हैं ये सारे के सारे अल्फा रेज हैं। अब यहां पे हमको 3 तरह का रिजल्ट मिला है। सबसे पहला रिजल्ट, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज स्ट्रेट लाइन फॉलो किए विदाउट एनी डेविएशन। ये हमको ये बता रहा है, यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है वो वैकेंट है, वो खाली है। इसलिए अल्फा रेज इसलिए स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, इसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं हुआ और ये एटम के आउटसाइड रीजन में ये पास कर गया। दूसरा, कुछ अल्फा रेज सर्टेन एंगल पे डाइवर्ट कर जा रहे हैं फ्रॉम इट्स पाथ। तो यहां पे इससे क्या कंक्लूजन निकला, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अल्फा रेज पॉजिटिव रेज है और अल्फा रेज का पाथ तभी डेविएट हो सकता है जब एटम के अंदर पॉजिटिव मास बॉडी हो, कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स हो, उससे पॉजिटिव पार्टिकल्स और अल्फा रेज के बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन के थ्रू अल्फा रेज का पाथ डाइवर्ट कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सर्टेन अल्फा रेज सर्टेन एंगल पे जो डेविएट किए वो हमको ये बताते हैं कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव मास बॉडी प्रेजेंट है। फाइनली जो लास्ट अल्फा रेज का टाइप से सी, इस तरह के बहुत ही कम रेज है, 10,000 20,000 इस तरह से करके बहुत सारे रेज का जब स्टडी किया गया तो इसमें बहुत ही रेयरली इस तरह के 1-2 रेज ऐसे मिले जो कि सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक कर गए। ये हमको ये बताता है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव मास बॉडी है वो वेरी वेरी स्मॉल है, उसका साइज बहुत ही छोटा है और उसी को आगे चल के न्यूक्लियस बोला गया। तो यहां पे हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इसका स्टडी कर रहे हैं जिससे हमको 3 डिफरेंट रिजल्ट मिला। इसको हम लोग देखते हैं। यहां पे अब हम लोग बात कर रहे हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की। इन दिस एक्सपेरिमेंट पहला स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास through a straight line without any deviation, without any deviation. It's so that the maximum space present inside the atom is vacant.
ये हम लोग का पहला स्टेटमेंट है। अब हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। फी अल्फा रेस deviate from its path at certain angle. It so that some positive mass body present inside the atom which repel positive alpha rays. तो ये हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट है। अभी हम लोग जो लास्ट स्टेटमेंट है जिसमें कि वेरी फ्यू अल्फा रेस सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक कर गया, उसमें वहां से ये कंक्लूजन हम लोग को पता चलता है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव मास बॉडी है वो वेरी वेरी स्मॉल है और उसको प्रेजेंट टाइम में हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग देखते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। अभी हम लोग लास्ट स्टेटमेंट वेरी फ्यू अल्फा रेस बाउंस बैक in same direction. It show that the positive mass body present inside the atom is very small और ऐसे भी बोल सकते हैं इन वेरी स्मॉल स्पेस। तो अभी हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखे जहां से कि हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता चला और हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड एटम्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए, अपने एटॉमिक मॉडल को किस तरह से रिप्रेजेंट किए। तो अब हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली एटम्स का टू पार्ट्स होते हैं, एक
सेंटर पार्ट जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके बाद हम लोग का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर पार्ट की। अब हम लोग सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम की बात करेंगे। ये एटम है, और एटम का ये सेंटर पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसमें टू टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एक न्यूट्रॉन, इसको स्मॉल n से लिखते हैं, और दूसरा प्रोटॉन, जिसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। एटम के सेंटर में वेरी स्मॉल पॉजिटिव बॉडी एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मासेसिव बॉडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर टू टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। पहला न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल नंबर होता है इसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। तो सेंट्रल पार्ट से मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों का कंसेप्ट पता चला। यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोला जाता है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जैसे कि एटम को सिंपल वे में अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर कोई एक्स एटम है तो नीचे में हम लोग जेड मीन्स एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर में ए मीन्स मास नंबर को लिखा जाता है, मास नंबर। तो मास नंबर हमेशा बड़ा होता है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर को ए से। मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। तो 612 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मास नंबर 12 है। ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे C12
और 6 लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत होगा, क्योंकि कभी भी एटॉमिक नंबर बड़ा नहीं हो सकता है मास नंबर से। तो जो हमारा सिलेंडर पार्ट है, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हम लोग मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इसका स्टडी करते हैं। यहीं से बहुत सारा कंसेप्ट निकला जिसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। तो ये सब सारे चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आइसोटोप्स में 2 या 2 से ज़्यादा एटम जहाँ पे कि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे 2 और मोर देन 2 एटम having same atomic number but different mass number called आइसोटोप। जैसे हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की, H11, H12 और H13, यहाँ पे Z और A। अगर हम लोग बात करें Z की तो सबका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन अगर A मास नंबर की बात करें तो 1 2 3 मास नंबर सबका डिफरेंट है। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। ये तीनों एक दूसरे का आइसोटोप्स है। इसको प्रोटियम बोलते हैं, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रेटियम है। तो जब हम लोग मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में सीखे तो वहाँ से आइसोटोप्स का कंसेप्ट आया। इसी तरह से यहाँ से आइसोबार का भी कंसेप्ट आता है। अब हम लोग आइसोबार के बारे में स्टडी करेंगे। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग एक पॉइंट नोट करेंगे आइसोटोप्स में। इन आइसोटोप्स the number of neutron different inside the nucleus। जैसे अभी हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है H11, H12, H13, सब में हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होता है A माइनस जेड। A माइनस जेड मीन्स मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये प्रोटियम है, इसके न्यूक्लियस में 0 प्रोटॉन है, सॉरी 0 न्यूट्रॉन है। ये ड्यूटेरियम है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर 2 है। तो इस तरह से आइसोटोप्स के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे
आइसोटॉप्स की। अब हम लोग यहाँ पे आइसोबार को देखेंगे। जो आइसोटॉप्स का कंसेप्ट है उसका रिवर्स कंसेप्ट हम लोग आइसोबार में बोलते हैं। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम था और आइसोबार में मास नंबर सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आइसोबार। आइसोबार में हम लोग लिखेंगे 2 or more than 2 atom having same mass number but different atomic number called आइसोबार। जैसे एग्जांपल के लिए आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20 और सबका मास नंबर 40, 40 और 40। तो सबका मास नंबर यहाँ पे सेम है। ये तीनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के आइसोबार है। अब हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट आइसोटोन्स देखेंगे। आइसोटोन्स में न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो कोई भी 2 एटम या 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है और उसके न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता है तो वैसे स्पीशीज को हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। तो हम लोग आइसोटोन्स की बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आइसोटोन्स की। टू और मोर देन 2 species having same number of neutron present inside the nucleus called isotones. आइसोटोन्स। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, C613 और N714। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हम कार्बन 13 यूज किए हैं। ये कार्बन का आइसोटोप्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो 13 - 6 = 7 और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो 14 - 7 = 7। इस तरह से ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे का आइसोटोन्स है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी हम लोग सेंट्रल पार्ट का स्टडी कर रहे हैं। इसमें सेंट्रल पार्ट मीन्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। ये हमारा एटम है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। यहां से
सेंटर पार्ट से एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, जिसको एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अगर कोई भी एटम न्यूट्रल रहे, ए न्यूट्रल एटम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और ये एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाता है। उस तरह से यहां से हम लोग मास नंबर की बात किए। मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहलाता है। तो यहां से अगर ए मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलता है हम लोग को। इस तरह से ये सारी बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं सेंटर पार्ट से। जो एटम के सेंटर में पॉजिटिवली मास से बॉडी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग सेंटर पार्ट बोल रहे हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो अगर बात किया जाए कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया, तो इसका आंसर होता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे। तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और वेरी स्मॉल पॉजिटिव मास बॉडी present at the center of atom called central part और न्यूक्लियस। इसको हम लोग सेंटर पार्ट या न्यूक्लियस बोल सकते हैं। अभी हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। यहां से हम मास ऑफ न्यूक्लियस, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, hollow of nucleus, density of nucleus, ये सबका स्टडी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारी टॉपिक्स का स्टडी करेंगे।